नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया बार, बोले बीजेपी ने सुशील मोदी को किया दरकिनार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे एमसीएच। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से की मीटिंग, अस्पताल में बेड बढ़ाने की कही बात। पूर्वी चंपारण में हुआ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन। एसडीओ ने नल जल योजना समेत कई योजनाओं पर उठाए सवाल। बैठक में कई पदाधिकारी रहे मौजूद। रांची के अस्पतालों में ऑक्सीजन का अभाव, मरीजों को एम्बुलेंस में बिताना पड़ रहा समय। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को पंचायत द्वारा तालिबानी सजा सुनाई गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। गया में युवक को दी गई तालिबानी सजा। सजा के तौर पर पिलाया गया पेशाब। दलित युवक से चटवाया गया थूक। युवक करता था एक लड़की से प्यार। गया के वजीरगंज से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक दलित युवक को तालिबानी सजा सुनाई गई है। युवक का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपनी बिरादरी की एक लड़की से प्रेम करता था और 3 दिन के लिए उस लड़की को लेकर फरार हो गया था। और जब वो वापस गांव लौटा तो पंचायत बुलाई गई और उसको तालिबानी सजा सुनाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं पीड़ित युवक को सजा के तौर पर पहले पूर्व मुखिया के समर्थकों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पूर्व मुखिया जब पहुंचे तो उन्होंने पहले उसे पेशाब पिलवाया, फिर दूसरों का थूक चटवाया। इतने से भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने उससे उठक बैठक भी करवाई। पूर्व मुखिया के समर्थकों ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो 7 अप्रैल का बताया जा रहा है। पीड़ित को उसके परिजनों के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पीड़ित ने सामने आकर बताया कि वह डर की वजह से किसी और दूसरी जगह छुप गया था। प्रशासन उसे इंसाफ दिलाए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। भैया हो, हम मनोज कुमार कढ़ौना गांव से रहने वाले हैं। रास्ते में मिला मुखिया कि बोला मेरे घर पर आओ, थोड़ा तुमसे काम है। हम गए उसको घर पे और बोला यार क्या हम नहीं करें। तो हम बोले क्या काम करें मुखिया जी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। और बोला छोड़ो उतना हटाओ, इलेक्शन आ रहा है, गाँव गाँव प्रचार करो। हम बोला ऐसा नहीं करेंगे। तो बोला जिद्दी है, इसको रूम में बंद करो। रूम में बंद किया, बहुत मारा हमको और इतना तक नहीं हुआ। तो बोले इसको पेशाब करके पिलाओ, पेशाब करके पिलाया। वायरल वीडियो के बाद गया एसएसपी आदित्य कुमार ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम बनाकर पूरे मामले की जांच की। तो यह बात सामने आई कि जिस युवक के साथ ये सब कुछ हुआ था वह एक लड़की से प्यार करता था। प्रेम प्रसंग में दोनों 3 दिनों के लिए फरार भी हो चुके थे। लौटने पर लड़की के परिजनों ने ग्रामीण और पूर्व मुखिया द्वारा इस मामले को लेकर पंचायत की गई और पूर्व मुखिया ने ये सजा सुनाई। एक बहुत ही अपमानजनक घटना इसमें दिखाई गई थी कि एक लड़के को थूक चटवाई जा रही थी वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक कमरे के अंदर। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बना के तुरंत भेजा गया था। वहाँ से इस बात का सत्यापन जब कराया गया तो बात ही सही निकली। मामला आया कि जो लड़का था, क्योंकि नाम नहीं बताएंगे, कि जो लड़का था वो एक लड़की को लेके भागा था। उसके बाद वो 3-4 दिन बाद जब वो वापस आ गया तो पंचायती कराने के लिए लोग उसको मुखिया के यहाँ लेके गए, जो वीडियो में भी आ रहा है।
और वहीं पे जाके उसकी पंचायती के फैसले में ये जो कुकृत्य था वो किया गया। इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक केस नंबर 159/21 जो है वजीरगंज थाना में लॉन्च हुआ है SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंदर, और इसमें 6 लोग, एक बिठल सिंह और धर्मेंद्र कुमार, एक गौतम कुमार, एक दिलीप मांझी, विजय मांझी, इंदल मांझी और लालजीत कुमार, इनको गांव कड़ौनाम से गिरफ्तार किया गया है। गया के SSP आदित्य कुमार ने बताया है कि इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट भी लगा है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता और भाई भी शामिल है। कई और चिन्हित किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहरहाल बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है जो ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक युवक को चोरी के आरोप में पेशाब पिलाने की खबर सामने आई थी, लेकिन पीड़ित युवक के साथ जो हुआ वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। पुलिस प्रशासन को आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की रिपोर्ट। गया के वजीरगंज से एक दिल दहला इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक जी, गया से जो पूरा मामला देखने को मिला है, तालिबानी सजा के तौर पर ये जो एक युवक को सजा दी गई है, सजा के नाम पर पेशाब पिलाया गया है, ये घिनौना कृत्य नीतीश सरकार के दौर में सामने आया है। देखिए आस्था, इसको ये कहना सही नहीं होगा कि ये नीतीश सरकार के दौर में आया है। दरअसल आमतौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं या जो पिछड़े हुए इलाके हैं, आमतौर पे यहाँ इस तरह की पंचायतें हुआ करती हैं और सजाएं इस तरह से ही दिया जाती हैं क्योंकि लोग आपस में मामले को निपटा लेते हैं। देखिए मामला जो गया का वजीरगंज का मामला ये जो है, जिसमें वीडियो वायरल हुआ, तभी ये मामला जाके प्रकाश में आया। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता या वीडियो नहीं बना हुआ होता तो क्या ये मामला प्रकाश में आता? बिल्कुल नहीं आता, और ना ही इस पर कोई एक्शन हो पाता इस तरह, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है या फिर जिन लोगों ने कार्रवाई की है, दोनों लोग कोई भी मामला पुलिस के पास लेके शायद ही जाता है इस तरह के मामले। देखिए मामला हुआ ये कि एक वजीरगंज में जो एक ही समुदाय के दोनों थे, लड़का और लड़की, दोनों फरार हो गए थे। प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच में। जब वो गांव वापस आए तो लड़की के पिता और भाई ने ही पंचायत बुलवाई, और जब वो पंचायत बुलवाई तो तमाम लोग पंचायत में बैठे। लेकिन पंचायत में जो हुआ, देखिए पंचायत में इस तरह के मामले को सुलझाना चाहिए। पंचायत में इस तरह के मामले को कहीं ना कहीं, अगर दोनों लोग चले गए थे, दोनों बालिग थे, तो उनकी शादी करवानी चाहिए थी या दोनों परिवार आपस में कोई समझौता करते। लेकिन बावजूद इसके गाँव के अंदर जो पंचायत बुलाई गई, वहां पर कोई समझौता होने के बजाय एक और आपराधिक कृत्य किया गया, और आपराधिक कृत्य ये किया गया कि लड़के को पेशाब पिलाई गई, थूक चटवाया गया, जो कि अमानवीय भी है और पूरी तरह से कहा जाए कि अत्याचार है और एक कहीं ना कहीं घिनौनी हरकत भी है। तो इन तमाम चीजों को इतना ही नहीं, इन तमाम चीजों को कराने के बाद उसका वीडियो भी बनाया गया, वीडियो को वायरल कराया गया। इस लड़के की छवि को पूरी तरह से पूरे समाज में धूमिल करने की कोशिश की गई, उसको अपमानित किया गया। और यही वजह है कि लड़के ने ये भी कहा कि अगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो आत्महत्या तक कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से घटित कार्रवाई है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की है। जब मामला प्रकाश में आया है तो गया के SSP ने इसको तुरंत ऑर्डर किए हैं, जांच के आदेश किए हैं। जांच हुई और जांच में तमाम चीजें सही पाई गई। इस मामले में 6 लोगों को देखिए आज तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये कार्रवाई करनी है। सवाल है कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। क्या अभी इस 21वीं शताब्दी में, जहां हम लोग इतने आधुनिक युग में जी रहे हैं, तमाम नई चीजें होती हैं, अभी भी क्या इस तरह की पंचायतें लगती हैं? क्या इस तरह की पंचायतों में इस तरह के फैसले होते हैं जो कहीं भी सब समाज को शोभा नहीं देता है? तो इन तमाम चीजों को सोचने का विषय है, क्योंकि हर चीज कानून के डंडे से नहीं हटा सकता। ये समाज का भी दायित्व है कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगाए, और जबकि समाज, पंचायत जिसको न्याय करना था, उसने खुद अन्याय किया। जी बिल्कुल। जहां न्याय के लिए युवक जाते हैं, जहां उम्मीद होती है कि न्याय होगा, वहीं पर इस तरह का घिनौना कृत्य सामने आता है, वहीं पर इस तरह की वारदात सामने आती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का न्याय पर से भरोसा उठता जा रहा है, सरपंच पर से भरोसा उठता जा रहा है।
देखिए, ये आधिकारिक तौर पर सरपंच या पंच की बात नहीं थी। ये गांव के अंदर आम तौर पे, देखिए, गांव के अंदर कोई विवाद होता है या इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं तो आमतौर पर प्राचीन परंपरा है अपने देश की कि इस तरह के लोग, कुछ समृद्ध, कुछ बड़े लोग जो बुद्धिमान माने जाते थे, समाज के इज्जत बड़े लोग होते थे, वो लोग जिनकी बातें समाज सुनता था, तो वो लोग बैठते थे और वो दो परिवारों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, या ऐसा कोई डिस्प्यूट है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो या कई लोग इन्वॉल्व हो, उसको बैठ के सुनते थे और न्यायपूर्ण फैसला देते थे। देखिए, अपने यहाँ की पंचायतों की बड़ी कहा जाए कि बहुत वरिष्ठ, बहुत रिच परंपरा रही है अपने देश में। पंचायतें होती थी और पंचायत की बातें तमाम लोग मानते थे, यानी गांव की न्याय व्यवस्था थी वो पहले। लेकिन उस न्याय व्यवस्था में धीरे धीरे कहा जाए एक तरह से अब कुछ गलतियां आ गई, कुछ अलग गलत तरह के लोग न्याय करने लगे। वो लोग समाज के बड़े लोग माने जाने लगे जो अपराधी हैं, जो गलत काम करते हैं, तो उनसे किस तरह की न्याय को उम्मीद की जा सकती है। और यही वजह है कि अब तमाम चीजें जो भारत की कानूनी न्याय व्यवस्था है वहां पर चली गई है। तो कुल मिला के ये जो न्याय करने वाली संस्था है, जो गांव के अंदर न्याय करते थे, जिनका समाज में इज्जत हुआ करता था, अब वही लोग इस तरह का अन्याय करेंगे तो कहीं ना कहीं शशांक जी, जिस तरीके से यहाँ पर अन्याय देखने को मिला है एक युवक के साथ में, एक मामूली सी बात प्रेम प्रसंग को लेकर ये पूरी वारदात देखने को मिली है, तो जब यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है तो कहाँ आम लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, असल ये न्याय का फोरम नहीं है। आमतौर पर गांव में छोटे मोटे विवाद या पारिवारिक विवाद ऐसे बैठकर आपस में पंचायतों में सुलझा लिए जाते हैं। गलत वहां पर नहीं है, क्योंकि यह भारत की पुरानी परंपरा रही है। भारत के अंदर तमाम गांव में, तमाम समाज में ऐसा होता है। जो समाज होते हैं, चाहे वो उनके अंदर भी अपनी पंचायतें होती हैं, तो वो तमाम लोग इस काम को करते हैं, लेकिन वो काम न्यायपूर्ण करते हैं। समाज के कुछ नियम है। लेकिन जो गया के वाजिरगंज में हुआ या इस तरह की वारदात जो होती है, वो कहीं से जो न न्यायपूर्ण है और ना ही इनको समाज के अंदर, इस तरह सब समाज के अंदर इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो इन तरह की चीजों को न्याय नहीं कर सकते आप। भारत के अंदर एक न्याय व्यवस्था बनी हुई है जिसमें कोर्ट है, गांव के लेवल पर सरपंच है, उसके ऊपर तमाम कोर्ट है, जुडिशरी है। लेकिन ये जो इस तरह की पंचायत बैठती है, ये तभी बैठती है जब ये कोई न्याय करे और दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप करा दे या दो समुदायों के बीच का डिस्प्यूट खत्म कर दे। लेकिन जो गया के वाजिरगंज में हुआ, ये कहीं से न्याय नहीं है। और यही वजह है कि तमाम लोगों पर, जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो लोग इसमें कई लोग तैयार थे, इसमें तमाम उसी समुदाय के लोग भी शामिल हैं और कुछ बाहर के समुदाय के लोग भी हैं। इस मामले पर पूरी कार्रवाई भी की गई है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों से मजदूरों को पलायन शुरू हो गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, इस बीच में पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लोग बाहरी राज्यों में रह रहे थे, दिल्ली में, महाराष्ट्र में रह रहे थे, वो वापस अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। जी आस्था, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीक़ा से कोरोना ने अपना दूसरा स्ट्रेन जो दिखाना शुरू किया है, उसको लेकर तमाम लोग भयभीत हैं। उसी का खामियाजा है कि पलायन जैसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आस्था, 2020 का दौर याद करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाया गया था तो तमाम प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे वो हवाई जहाज़ के माध्यम से हो। और जिनके पास उनका किराया नहीं था रेल और हवाई जहाज़ का, वो पैदल तक सफ़र करने को तैयार थे। कई लोगों की जानें भी गई थी। तो कह सकते हैं कि 2020 का जो दृश्य एक बार फिर से 2021 में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो ताज़ा जानकारी के हिसाब से बात करते हैं तो झारखंड में आज से ठीक 2 दिन पहले एक लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से ट्रेन आई थी जिसमें 32 प्रवासी मजदूर झारखंड की राजधानी रांची उतरे थे। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और कह सकते हैं सरकार के हाथ से अब कोरोना और आगे निकलता जा रहा है और अंकुश लगाने में सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार लगातार तमाम राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति को
कह सकते हैं देखने को मिल रही है। दूसरी बात करें आस्था, तो जिस तरीके से अगर लॉकडाउन जिस राज्य में लगाया गया है तो वहां के प्रवासी मजदूर भूख से परेशान हैं और अपने घर वालों की चिंता से परेशान है। उसी के चलते वो पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं और कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर कह सकते हैं प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी है ये कोरोना, और जिस तरीके से कोरोना लगातार तमाम राज्यों में हावी हो रहा है, रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, उसी के कारण कह सकते हैं पलायन जैसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अगर और एक महत्वपूर्ण बात करें तो आस्था, जिस प्रकार अगर पलायन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पलायन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जो गरीब और असहाय लोग होते हैं, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और जिसके पास कह सकते हैं गाड़ियों का किराया नहीं होता है, वो पैदल अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं, पैदल अपने घरों की ओर चल देते हैं। एक तस्वीर मैं अभी देख रहा था कि महाराष्ट्र के एनएच की एक तस्वीर थी जहां पर कुछ प्रवासी मजदूर पैदल अपने बच्चों को लेकर निकल गए। जब उनसे पूछा गया कि आप किस ओर जा रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में सारे रोजगार बंद हो चुके हैं और हमें कोई रोजगार देना चाहता नहीं है और लॉकडाउन जैसी स्थिति है यहाँ पर, तो हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, हम अपने घरों की ओर जा रहे हैं, वहां पर हम रोजी रोटी वहां पर कुछ अपना व्यवस्था कर लेंगे। शुभम जी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2020 का जो है स्थिति देखने को मिल रही है, जहां रोजगार पर फिर से संकट है, आर्थिक स्थिति से परेशान लोग वापस घर लौट रहे हैं। बिल्कुल आस्था, देखिए आपको मैं वही बता रहा था कि 2020 का जो दृश्य था वो कहीं ना कहीं 2021 में शुरुआती दौर में ही देखने को मिल गया और महाराष्ट्र से उसकी शुरुआत हुई थी उस समय भी और आज भी महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है। केरल की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, ऐसे तमाम राज्य हैं। जहां से झारखंड की अगर मैं बात करूं, झारखंड की ऐसे भी मजदूर हैं जो बाहरी राज्यों में जाकर अपने भरण पोषण के लिए वहां पर रोजगार के माध्यमों को तलाशते थे और वहां रोजगार करते थे, लेकिन वहां पर सारी चीजों पर पाबंदी लग जाना, कह सकते हैं प्रतिबंध लग जाना, उसके बाद उन्हें कोई उम्मीद नहीं जगी तो वो झारखंड वापस लौटने पर कह सकते आतुल हो गए। लेकिन आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास से प्रवासी मजदूरों को 2020 में लाया गया था और सरकार ने वादे भी किए थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार के सृजनों को बढ़ाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र को झारखंड में बढ़ाएंगे, लेकिन वो चीज नजर नहीं आया। उसके बाद मजबूरन मजदूरों को वापस अपने कामों पर जाना पड़ा जब स्थिति सामान्य हो गई थी। लेकिन आज स्थिति फिर से भयावह है और भयावह स्थिति को देखते हुए डर का माहौल जरूर बना हुआ है और कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं उससे आम वर्ग से लेकर जो कह सकते हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो भी परेशान है। इसी के कारण कह सकते हैं पलायन जैसी स्थिति एक बार फिर से पूरे देश में देखने को मिल रही है। इस पर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार को, तमाम राज्यों के सरकार को कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है और रोजगार के नाम पर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो मामले हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा है और तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो जो दावे राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं चेकिंग को लेकर, सैनिटाइज को लेकर और तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, धरातल पर वो कितने देखने को मिल रहे हैं? देखिए वही तो बात है, सरकारी जब चुनाव आते हैं तो सरकार के जितने भी कर्मचारी रहते हैं, सरकार के जितने भी नेतागण मंत्रीगण रहते हैं, वो बस दावे करते हैं और उस दावे को धरातल पर उतारने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाते हैं और जिसका शिकार और कोई नहीं, बस राज्य की जनता, देश की जनता होती है और उसी का खामियाजा है कि पलायन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात और बता दो, अगर पलायन की बात हम कर रहे हैं तो पलायन जिसकी हर राज्य में कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है और कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो खतरामंद साबित हो रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो जो भी लोग लोकमान्य तिलक से महाराष्ट्र से राजधानी रांची पहुंचे थे उनका कोरोना जांच किया गया, तमाम विधि व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपने राज्य में आ गए हैं तो क्या उन्हें अपने राज्य में रोजगार मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे? क्या श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं। अब प्रवासी मजदूरों की जिंदगी आखिर किसके हाथ में है? आखिर प्रवासी जो मजदूर अपने राज्य को वापस लौटे हैं उन्हें रोजगार कब तक मिलेगा? क्या एक बार फिर से वो पलायन झारखंड से भी कर जाएंगे? जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब वो फिर महाराष्ट्र को कुछ कर सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और राज्य सरकार को एक पहल की शुरुआत करनी पड़ेगी कि अपने राज्य के लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी प्रदान करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं कि कितनी सुविधा अब जो प्रवासी हैं उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम कुमार, रांची से संवाददाता हमारे साथ सीधे तौर से जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।
कोरोना के नए नए आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। इसी के बीच अब जो मजदूर है जो दूसरे राज्य में रह रहे थे, महाराष्ट्र, दिल्ली से अपने वापस गांव की ओर बढ़ रहे हैं, अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली से वापस लोग अपने घर जा रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पूरे जो है घटनाक्रम की, इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी होगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि किस तरीके से अब राज्य सरकार इन प्रवासी मजदूरों को सुविधा देती है, उन्हें नौकरी देती है। आर्थिक स्थिति से जो परेशान है लोग, उनको सहायता देती है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाएगी। लोग घरों में रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना का कहर लेकिन इस बार चैत्र नवरात्र पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस पर्व को शक्ति की उपासना के तौर पर भी देखा जाता है। होली के बाद चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इस दौरान भक्त मां दुर्गा की आराधना कर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। नवरात्रि के दूसरे दिन होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मां ब्रह्मचारिणी करेंगी हर परेशानी को दूर। मां का ये स्वरूप देगा भक्तों को मनवांछित फल। मां ब्रह्मचारिणी करेंगी कष्टों का निवारण। मां की पूजा से पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या की थी और इनकी इसी घोर तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। देवी ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त के तप करने की शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के रूप में गुरु मानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान का भंडार है। मां दुर्गा का ये रूप अत्यंत भव्य और सुंदर है। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी हमें ये शिक्षा देती हैं कि जीवन में बिना परीक्षण के सफलता पाना असंभव है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त 9 दिन तक व्रत करते हैं।
ताकि माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके कष्टों का निवारण करें। तो करिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और पाएं मनोवांछित फल। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।